तो हम लोग पढ़ेंगे अब अनुसूची 9। सोचे तो थे कि 2 वीडियो में समाप्त हो जाएगा, लेकिन वीडियो की लेंथ भी छोटी है मेरी और डाटा भी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए जो है थोड़ा समय लग जा रहा है। खैर, आप जो है पूरी जोश के साथ पढ़िए। एक बार पढ़ लेंगे अगर ध्यान लगा के, तो जो है मैं इतना जरूर कर सकता हूँ कि आप जो है उस चीज को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप जो है ध्यान लगा के पढ़िए और नॉर्मली केवल रिवीजन करिए। ठीक है, तो आपको पूरा ध्यान लगा के दोबारा पढ़ने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। अनुसूची 9, अनुसूची 9 में क्या बात की गई है? तो अनुसूची 9 में जो है हम लोग देखे हैं कि अनुसूची 9 जो है मतलब दिखाता है भूमि सुधारों से, भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन को। ठीक है, इसको भाई लैंड रिफॉर्म एंड एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी प्रथा। ठीक है, तो इसमें जो है हुआ क्या था, इसको ये मूल संविधान में इसका जिक्र कहीं नहीं था। इसको जो है किया क्या गया कि पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। एक चीज और आपको हम बता दें कि देखिए 1952 में लोकसभा और राज्यसभा जो है बना था, और पहली बार 1952 में ही जो है चुनाव हुए थे। तो इसका मतलब कि पहली बार 1952 में संसद का निर्माण हुआ था, इसका मतलब ये है। और संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? तो केवल और केवल संसद के पास है। जबकि आप देख रहे हैं कि पहला संशोधन 1951 में हुआ है, यानी 52 में संसद बनी थी और 51 में संशोधन हुआ था। तो यदि आपके दिमाग में कभी ऐसे प्रश्न आए कि ऐसा कैसे, तो हम आपको बता दें कि हमने स्टार्टिंग में बताया है कि संविधान सभा जो है माउंटबेटन योजना में बोली गई थी कि ये जो संविधान सभा है यही एक तरफ जो है संविधान बनाने का कार्य करेगी, और दूसरी तरफ जब तक से संसद बन के तैयार नहीं हो जाता तब तक ये विधायिका और कार्यपालिका का कार्य करेगी। तो जो संविधान सभा थी वही जो है पहला संशोधन किया था, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो पहला संशोधन 1951 में हुआ था। ठीक है, इस 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची लाया गया। हुआ क्या था कि उस समय सरकार जो है भाई कृषि को प्रथम पंचवर्षीय योजना में शामिल करना था, और कृषि के लिए जो है भूमि चाहिए थे, और भूमि बहुत बड़े बड़े जमींदारों के पास थे, और जमींदार अपने हिसाब से कृषि कराते थे। फिर उनका मन वो जो है बेचे ना बेचे, कितना अपने रखें, अपने मोल भाव करें। तो ये सरकार के पास अगर जो है सारी चीजें रहती हैं तो वो जो है गरीबों पे चाहे अमीरों पे सब पे इक्वली ध्यान देती है। लोक कल्याणकारी राज्य तभी बन सकता है जब सरकार के पास अधिक से अधिक संसाधन हो। और यहाँ पे जो है स्टार्टिंग में जमींदारी प्रथा जो हमारे देश में थी, बड़े बड़े जमींदार थे, उनके पास बहुत ज्यादा जमीन थे, और जो गरीब लोग थे उनके पास कोई भी जमीन नहीं हुआ करती थी। ठीक, सरकारी जमीन भी बहुत ज्यादा नहीं होती थी जो है कृषि वाली। तो उन चीजों को जो है सरकार करता क्या था कि जो है जब भी कोई कानून बनाए तो लोग जो है उस समय संपत्ति का अधिकार जो हुआ करता था, राइट टू प्रॉपर्टी, वो जो है मूल अधिकार हुआ करती थी। तो लोग जो है उसको अपना मूल अधिकार का आनंद दिखा के कोर्ट में चले जाते थे, और कोर्ट से जो है उस कानून को जो है खारिज करवा दिया जाता था। तब ऐसी परिस्थितियों में 9वीं अनुसूची लाना पड़ा। 9वीं अनुसूची जब लाई गई तो इसमें जो है एक प्रावधान और रखा गया कि 9वीं अनुसूची में जो भी कानून शामिल होंगे, 9वीं अनुसूची में जो भी कानून शामिल होंगे उनको आप जो है जुडिशियल रिव्यू के दायरे में नहीं ला सकते, आप न्यायिक पुनरीक्षण के दायरे में नहीं ला सकते, यानी उस पर आप न्यायिक कार्रवाई नहीं कर सकते। सीधा सा मतलब बोल दिए तो अगर 9वीं अनुसूची में कोई जो है विषय शामिल है, कोई जो है कानून बना दिया गया, तो आप उसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये बात जो है थी। 9वीं अनुसूची लाया गया मुख्य रूप से भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के लिए। और इसमें जो है स्टार्टिंग में क्या था, मूल रूप से क्या था, मूलतः यह बोला गया कि आप इसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते, कोर्ट नहीं जा सकते, यानी कि ये जस्टिसिएबल नहीं था, नहीं जा सकते। लेकिन अब तो हो गया है, बताएंगे वो कैसे हुआ है। अब जो है आप कोर्ट जा सकते हैं। तो 9वीं अनुसूची में ये जो है मुख्य रूप से ये थे। ठीक है, आपको इतना बात समझ में आ रही है? जमींदारी प्रथा, भूमि अधिग्रहण के मामले को, इसमें जो है क्या होता था कि जो भी जो है सरकार थी वो जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए और भूमि अधिग्रहण
संबंधी कोई भी जो है खेती, कृषि वाली जो है खेती होगी या फिर कोई भी ऐसी खेती, उसको सरकारी भूमि जो है घोषित कर सकती थी कानून बना के। ये 9वीं अनुसूची में जो है ये कानून लाया गया था। ठीक है, तो सरकार चाहे तो किसी भी भूमि को, ठीक है, अपने जो है सरकारी भूमि घोषित कर सकती थी, चाहे कृषि वाली हो चाहे बंजर भूमि हो, और वो न्यायिक पुनरीक्षण के दायरे में नहीं आ सकते थे। लेकिन हुआ क्या कि जो है 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही मार्केबल जजमेंट दिया था, यानी बहुत ही ज्यादा जो है न्यायोचित प्रक्रिया के तहत एक अपना जो है सुनवाई का जो है एक जजमेंट दिया, फैसला सुनाया। वो केस है, केस का नाम अगर चाहें तो आप याद रख सकते हैं, की होतो होलाहन वर्सेस जाची लिहू, नहीं सॉरी गलत हो गया, की होतो होलाहन नहीं है, ये जो है आपका IR कोहिलो वर्सेस तमिलनाडु स्टेट, IR कोहिलो वर्सेस तमिलनाडु स्टेट। IR कोहिलो एक व्यक्ति थे, वो तमिलनाडु स्टेट ने उनकी जो है भूमि को जो है छीन लिया था, तो उसके खिलाफ जो है वो कोर्ट में गए थे, मद्रास कोर्ट में, लेकिन उस मामले को फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया था। तो IR कोहिलो वर्सेस तमिलनाडु स्टेट 2007 के जो है केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे बोल दिया, ठीक है, सीधे सीधे बोल दिया कि अगर कोई भी कानून जो 9वीं अनुसूची में रखी जाती है, ऐसी कोई भी कानून वो अगर जो है फंडामेंटल राइट को प्रभावित करती है, किसी भी प्रकार से मूलभूत अधिकार को प्रभावित करती हो, या फिर वो किसी भी प्रकार से बेसिक स्ट्रक्चर को प्रभावित करती हो, तो वो जो है आप जो है उसके खिलाफ जो है क्या कर सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू दायर कर सकते हैं, यानी उसको न्यायिक पुनरीक्षण के दायरे में लाया जा सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो है 2007 में जो है सीधा सीधा बोल दिया गया कि 9वीं अनुसूची भी क्या है, 9वीं अनुसूची को भी हम लोग जुडिशियल रिव्यू के दायरे में ला सकते हैं, यानी जो है न्यायिक पुनरीक्षण के दायरे में आ सकती है। ठीक है, ये बात बोला गया था। तो इसी केस में जो है कोर्ट ने बोला सीधा सीधा कि जो है कोई भी जो है कानून जब जो है बनाई जाएगी और 9वीं अनुसूची में उसको शामिल की जाएगी, तो दो बात को हमेशा ध्यान रखा जाएगा। एक, कहीं वो कानून बेसिक स्ट्रक्चर को तो जो है किसी भी प्रकार से इफेक्ट नहीं कर रही है, उससे प्रभाव नहीं डाल रही है, और दूसरा, कहीं वो जो भी कानून बनाया जा रहा है वो मूलभूत अधिकारों यानी जो हमारा मौलिक अधिकार है उसको हनन न कर रही हो। अगर इन दो चीजों को हनन नहीं करती है तो उसको 9वीं अनुसूची में डाल सकते हैं, और अगर उसको हनन करती हो तो उसके खिलाफ आप जो है कोर्ट आ सकते हैं। ये बात जो है सीधा सीधा बोला गया था। ठीक है, आपके दिमाग में आ रहा होगा बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो हम आपको एक लाइन बता दें। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973 में ये केस हुआ था, केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट 1993। तो इस केस में हुआ क्या था, केशवानंद एक जो है मठाधीश थे, उनके मठ को जो है सरकार जो है अपनी भूमि घोषित कर दी थी और उसको जो है ग्रहण कर रही थी। तो उस मामले को उठा के ये जो है केरल सरकार के विरुद्ध जो है गए थे कोर्ट में। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने इसी जजमेंट के मतलब जब भी ये जजमेंट दे रहा था, इस फैसला सुनाया, तो इसमें एक जो है उसने जो है सिद्धांत दिया जिसको बोला जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि मूलभूत ढांचे का सिद्धांत, मूलभूत ढांचे का सिद्धांत। और इसमें बोला गया कि जो है कोई भी संविधान का ऐसा कोई भी कानून बनता है, ये एक लिस्ट है मूलभूत ढांचे के सिद्धांत में, एक बेसिक स्ट्रक्चर में एक पूरी लिस्ट बनाई है जिसमें जो है ये दिखाया जाता है कि इस लिस्ट में जो है अगर जो जो उस लिस्ट में शामिल है, अगर उसको कोई भी कानून इफेक्ट डालता है, ठीक है, कोई भी कानून बनाया जाता है और उस लिस्ट में जो भी जो है चीजें लिखी गई हैं अगर उसको प्रभावित करता है तो वो बेसिक स्ट्रक्चर के विरुद्ध माना जाता है। तो वही बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको हम आपको बहुत बढ़िया से बताएंगे आने वाले जो है अनुच्छेदों में जब हम लोग पढ़ेंगे तब। ठीक है, अभी आप जो है बस इतना जानिए कि बेसिक स्ट्रक्चर की सिद्धांत किसमें आई थी, केशवानंदवाद में आई थी। कब आया था, 24 अप्रैल 1973 को। ठीक है,
तो अनुसूची 9 यही चीजें हैं। इस चीज को आप जो है समझ गए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे अनुसूची 10। तो हम लोग इसको जो है समाप्त करते हैं, ठीक है। 9वीं अनुसूची जो है जितना काम बढ़ता हम बता दिए, इसको आगे से हम लोग अलग एक जो है फॉर्मेट में पढ़ लेंगे। तो अभी हम ये अच्छा, एक चीज और पूछा जाता है कि 9वीं अनुसूची कौन से अनुच्छेद में रखी गई है। तो जब ये पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया था तो इसको अनुच्छेद 31B में रखा गया है। और इसमें जो भी कानून बना के डाल दिए जाते हैं वो एक तरह से जो है आज भी जो है ये माना जाता है कि उसको जो है कानून के खिलाफ नहीं जाया सकता, क्योंकि जो है उसमें वही कानून डाले जाते हैं जो पूरी तरह से जो है मौलिक अधिकार और बेसिक स्ट्रक्चर को हनन न करते हो, ठीक है। तो 31B में अनुसूची 9 31B में शामिल किया गया, ठीक है। वर्तमान जब ये शामिल किया गया था तो जो है उस समय 13 कानून इसमें शामिल किए गए थे बना के। अभी तो 284 शायद है, 284 या 85, एक्यूरेट मुझे याद नहीं है, लेकिन 280 प्लस है, इतना जो है क्लियर है, ठीक है। तो हम लोग जो है अब आगे बात करेंगे कौन सी अनुसूची 10 के बारे में। अनुसूची 10 क्या है? अनुसूची 10 दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। अनुसूची 10 एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून। ये भी जो है बाद में जोड़ा गया था कौन से संशोधन द्वारा? 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा इसको 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। इतना बात आपको क्लियर है, ठीक है। तो 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जो है इसको जो है संविधान में शामिल किया गया। इसको हिंदी में बोला जाता है दल बदल कानून। होता क्या था कि ये 1985 जो आप देख रहे हैं इसके आसपास की जो भी अभी जो है मतलब एक तरह से कह लीजिए तो लाल बहादुर शास्त्री के मरने के बाद से लेके इंदिरा गांधी के मरने के बीच में जितनी भी जो है सरकारें बनी है वो उसमें जो है विधायकों को, एमपी को, एमएलए को खरीद फरोख्त बहुत ज्यादा हुआ करती थी। स्टेट में तो और ज्यादा जो है ये सब जो है चीजें होती थी। अब ऐसे सिचुएशन में जो है तुरंत जो है 6 महीने में चुनाव करवाना, 10 महीने में चुनाव करवाना, बहुत ही ज्यादा खर्चीलू जो ही चीजें हो जाती थी। होता क्या था कि जो है जिसका जो है बहुमत नहीं है पूरे राज्य में या फिर केंद्र में सरकारों के लिए बहुमत नहीं है, जैसे मान लिया अभी जो एमपी वाला हाल हुआ है, ठीक वही जो है चीजें वहां होती थी। अभी एमपी में क्या था, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है कहाँ चले गए, बीजेपी में शामिल हो गए, उनके साथ साथ कुछ जो है विधायक भी आ गए। अब विधायक के आने के बाद हुआ क्या भाई, जो है वहां की सरकार गिर गई। तो वही कुछ सिचुएशन ऐसी थी, वो सब सिचुएशन जिसके तहत जो है क्या हुआ था कि ये जो दल बदल कानून लाया गया, क्योंकि उस समय जो है इतने जो है आपके विधायक इधर उधर हो जाते थे, खरीद दिए जाते थे कि जो है बहुत ही मुश्किल हो जाती थी सरकार बनाना। तो इसको रोक लगाने के लिए इस चीज पे जो है हमारे पास एक कानून लाया गया जिसको बोला गया दल बदल कानून। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये लाया क्यों गया। अब हम बात करते हैं इसमें क्या क्या बातें शामिल है, तो एक बार झटके से कर लेते हैं। देखिए, कोई भी विधायक, कोई भी एमएलए, कोई भी एमपी, ठीक है, किस विधि से उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा यदि वो एक दल से दूसरे दल में जाता है, तो इसके बारे में ये कानून बनाता है। तो इसमें मुख्य रूप से 3 बातें शामिल हैं। पहला, यदि कोई एमपी एमएलए जब किसी पार्टी का सदस्य हो तब कैसे जो है उसको अयोग्य घोषित किया जाएगा, ठीक है, किसी पार्टी का सदस्य हो। दूसरी जो है बात बोली गई, दूसरी बताई गई है इसमें कि यदि वो निर्दलीय हो तब वो किस कंडीशन में जो है अयोग्य घोषित हो जाएगा, निर्दलीय हो। और तीसरी बताई गई है कि जब कोई व्यक्ति मनोनीत हो, जिसको राष्ट्रपति ने चुना है या फिर राज्यपाल ने, उसको कैसे अयोग्य घोषित किया जाएगा। ये 3 बातें हमारे पास सामने आती हैं। तो इसका इस हिसाब से देखा जाए
तो अनुच्छेद 101 और अनुच्छेद 102 है सर, 102 और 194 अयोग्यता को दिखाते हैं। हमारे अनुच्छेद में ये साफ साफ लिखा गया है कि 194 जो है विधायकों की अयोग्यता को दिखाता है और 102 जो है सांसदों की अयोग्यता के बारे में जिक्र किया गया, लेकिन उसके बावजूद ये लाया गया। ठीक है, इसमें किसी पार्टी का सदस्य अगर कोई व्यक्ति है, सुन लीजिए, किसी पार्टी का कोई व्यक्ति सदस्य है तो वो 2 कंडीशन में जो है, 3 कंडीशन में वो जो है अयोग्य घोषित साबित हो सकता है। पहला, स्वयं इस्तीफा दे दे, स्वयं त्याग पत्र दे दे, तब वो जो है उस पार्टी का सदस्य नहीं रहेगा, यानी अयोग्य हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, अगर उस पार्टी का मुखिया बोल रहा है कि आप इस सब्जेक्ट पे जो है मतलब वोट मत दीजिए, जब भी जो है संसद में या फिर जो है विधानसभा में वोटिंग होती है तो जो है बोला जाता है कि आप उसको वोट मत दीजिए, और वो व्यक्ति जो है जाके उसी को वोट देता है, तो यानी कि निर्देशों के विपरीत मतदान यानी वोट देना, ऐसी सिचुएशन में भी उनको क्या किया जा सकता है, अयोग्य घोषित किया जा सकता है। ठीक है। तो किसी पार्टी का अगर कोई व्यक्ति सदस्य है तो स्वयं त्याग पत्र दे दे तो ठीक है, या फिर वो उसके विरुद्ध जो है वोट दे दे, और इन कंडीशन में वो 15 दिन के अंदर अगर जो है क्षमादान प्राप्त कर लेता है, अपने 15 दिन के अंदर अगर जो है माफी मांग लेता है और उसको माफी मिल जाती है, तब उसको अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। ठीक है। निर्दलीय व्यक्ति में क्या है, अगर मान लीजिए कि कोई चुनाव लड़के गया, निर्दलीय है, किसी दल से नहीं है, तब ऐसी परिस्थितियों में अगर वो व्यक्ति जाके जो है चुनाव जीत जाता है और जाके किसी पार्टी से मिल जाता है, तब उस सिचुएशन में उस व्यक्ति का जो है जो भी जो है एमपी या एमएलए जो भी जो है पद है वो निर्हर यानी कि अयोग्य घोषित किया जाएगा। तो यानी कि चुनाव जीतने के बाद किसी पार्टी में शामिल होने पर वो जो है अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। मनोनीत के लिए क्या है कि यदि कोई व्यक्ति मनोनीत है, अगर वो मनोनीत होने के 6 महीने के भीतर, 6 महीने के अंदर किसी पार्टी में शामिल होता है, तब तो जो है वो उसकी मेंबरशिप बनी रहेगी, लेकिन 6 महीने के बाद अगर शामिल होता है तब वो अयोग्य घोषित हो जाएगा। ये 3 बातें जो है इसमें बताई जाती हैं। समय बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ये 3 बातें इसमें बताई जाती हैं। हम आपको शॉर्ट में बताते हैं कि हम लोग इसको देख लेंगे बाद में, अयोग्यता वाले में 52वीं संविधान संशोधन एक बार हम लोग देख लेंगे टोटल बढ़िया से। अभी हम जो है छोटे में बात करते हैं। हुआ क्या कि ये जो अयोग्य घोषित करने वाली जो है ताकत है वो जो है सदन के केवल अध्यक्ष को था, सदन के अध्यक्ष को। ठीक है, ये जो है शक्ति मिली थी कि वो जो है किसी को अयोग्य घोषित कर सकता है। तो इस मामले में, और इसको जो है न्यायिक पुनरीक्षण के दायरे में भी नहीं लाया जा सकता था, न्यायिक पुनरीक्षण के दायरे में भी नहीं लाया जा सकता था, जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता था। लेकिन हुआ क्या कि 1993 में एक केस हुआ था, उसका नाम था, हम नाम पढ़ दे रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं। उस केस का नाम था कि हो तो होलाहन वर्सेस जांची लीहू। इस वाद में जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी दल बदल करता है तो उसका जो है जो भी सदन का जो अध्यक्ष है उसका शक्ति सर्वोच्च नहीं है, उसको जो है न्यायालय में जो है मतलब चुनौती दी जा सकती है, ये बात बोल दिया गया है उसमें। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अब इसके लिए जो है फिर हुआ क्या कि एक 91वां संशोधन भी किया गया, 91वां संशोधन 2003 किया गया। ठीक है, होता क्या है कि 91वां संशोधन 2003 में हुआ क्या, आप समझे ऐसे। इससे पहले जो है दल बदल से जो है उनको छूट मिली थी। अगर जो है कोई पार्टी है
और कोई पार्टी का 1/3 सदस्य जो है अगर किसी दल को छोड़ के चला जाए, कोई पार्टी है और उस पार्टी का 1/3 सदस्य उस दल को छोड़ के चला जाए, तब उनकी सदस्यता जो है अयोग्य नहीं घोषित, वो अयोग्य नहीं होते थे, उनकी सदस्यता नहीं जाती थी। लेकिन इसका मिसयूज होने लगा। छोटे छोटे राज्यों में जहां पे जनसंख्या मान लीजिए जो है विधायकों की 60 है, अब वो लोग उसका 1/3 कितना 20 जो है होगा, और 20 लोग को खरीदना बेचना बहुत आराम की बातें हैं। तो ऐसी ऐसी सिचुएशन में इसका भी मिसयूज होने लगा। 20 लोग को खरीद लेते थे, पार्टी टूट जाती थी। तो 91वां संशोधन 2003 द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया और ये बोला गया कि भैया 2/3 सदस्य अब अगर छोड़ के जाएंगे तभी सदस्यता समाप्त नहीं होगी, वरना सदस्यता जो है ऐसे समाप्त मानी जाएगी। यानी सीधा सा समझिए 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा 1/3 वाली व्यवस्था को खत्म कर दिया गया और बोला गया कि 2/3 सदस्य अगर किसी पार्टी को छोड़ के जाते हैं तब उनकी सदस्यता जो है समाप्त नहीं होगी, वो अयोग्य घोषित नहीं किए जाएंगे। इसमें एक बात और बोली गई कि यदि कोई मंत्री है और वो दल बदल के तहत अयोग्य घोषित हो गया है तो वो अपने पद पे मंत्री नहीं बना रहेगा, वो अपने पद से इस्तीफा दे देगा या फिर अपने उस कार्यकाल में कभी मंत्री नहीं बन सकता है। ठीक है, ये 91वां संशोधन 2003 द्वारा मामला लाया गया था। अब हम लोग फटाक से बात कर लेते हैं अनुसूची 11 और अनुसूची 12 की। देखिए ज्यादा कुछ है नहीं। अनुसूची 11 और अनुसूची 12 नगरपालिका का जिक्र है, नगरपालिका, और यहाँ पंचायत के लिए जो है इसमें है क्या, इसको 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया है, इसको 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। इसमें कुल 29 विषय पे कानून बनाने के लिए ग्राम पंचायतों को जो है ताकत दी गई है। इसमें कुल 18 विषय पे ये लोग कानून बना सकते हैं। ठीक है, इतने ही चीजों को आपको ध्यान रखना है, बाकी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे पूरे से इसको। ठीक है, चलिए, थैंक यू। कैसा लगा क्लास आप कमेंट करें।